नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य प्राकरण के अंतर्गत रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य की परिभाषा, तत्व एवं उसके अंग। आज का विषय है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो आपको बता दें कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए गए: सरल या साधारण, संयुक्त और मिश्र। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों के विषय में जानेंगे। पहला है सरल वाक्य। इसकी परिभाषा दी गई कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर पहुंचेगा। उपरोक्त उदाहरणों में जो रेखांकित पद है, बरस रहा है, खेल रहे थे या पहुंचेगा, ये सब मुख्य क्रिया है। इसमें इसकी एक दूसरी परिभाषा भी दी जाती है कि जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो अथवा अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों से समान संबंध हो तो वो सरल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे घोड़ा तांगा खींचता है, इसमें एक उद्देश्य है घोड़ा और विधेय भी एक है खींचता है। दूसरा उदाहरण दिया, माता पिता पार्क में बैठे हैं, इसमें 2 उद्देश्य है माता पिता, विधेय एक है कि बैठे हैं। तीसरे वाक्य में अनेक उद्देश्य हैं, विधेय भी अनेक हैं। जैसे राजा, मोहन, अंशु और प्रवर एक साथ खाते पीते पढ़ते लिखते खेलते कूदते हैं। स्वाभाविक रूप से यहां हम देख रहे हैं कि कई उद्देश्य कई विधेय हैं, लेकिन ये तीनों ही प्रकार के वाक्य सरल वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। यहां पर हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरल वाक्यों में क्रियापदों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे वह हंसा, इसमें हंसा एक क्रियापद हुआ। बच्चा हंसता है, 2 क्रियापद हो गया, हंसता है। वह जा रहा है, अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें 3 क्रियापद है, जा रहा है, 3 क्रियापद हो गए। चौथे उदाहरण में 4 क्रियापद है, वह खाना खाए जा रहा है, इसमें खाए जा रहा है, 4 क्रियापद हो गए। 5वें उदाहरण में क्या देख रहे हैं कि 5 क्रियापद है, वह खाना खाता चला जा रहा था तो खाता चला जा रहा था, ये 5 क्रियापद हो गए। उपरोक्त उदाहरणों में क्रियापदों की संख्या भले ही एक से अधिक है, परंतु मुख्य क्रिया एक ही है और इस कारण हम कह सकते हैं कि ये सभी सरल वाक्य के उदाहरण हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी-कभी मुख्य क्रिया के साथ पूर्वकालिक क्रिया भी जुड़ी रहती है। जैसे वह खाना खाकर विद्यालय जाता है, अब यहां पर खाकर पूर्वकालिक क्रिया है, जाता है मुख्य क्रिया है। तो इस तरह से मुख्य क्रिया के साथ पूर्वकालिक क्रिया भी जुड़ी रहती है। पूर्वकालिक क्रिया और मुख्य क्रिया में यह अंतर है कि पूर्वकालिक क्रिया से वाक्य को पूर्णता नहीं मिलती है, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, लेकिन मुख्य क्रिया से वाक्य समाप्त होता है और अर्थ को पूर्णता भी मिलती है। वाक्य का अगला भेद है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा जानने के पूर्व निम्न वाक्यों पर ध्यान दें। रात हुई और तारे निकले, वे घर आ गए हैं किंतु थोड़ी देर ही रुकेंगे। आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। आप फल खा लीजिए,
या खीर खा लीजिए। कुछ वाक्य जो यहाँ पर लिखे गए, इन पर यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनमें और, किंतु, इसलिए, या, ये सभी पद समुच्चय बोधक अव्यय, जिन्हें योजक अव्यय भी कहा जाता है, वो हैं और इनके पूर्व एवं बाद में स्वतंत्र उपवाक्य लिखे गए हैं। इन वाक्यों पर आप गौर कीजिए। इनमें दो स्वतंत्र उपवाक्यों को, इन सभी वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्यों को योजक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है और तब हम कह सकते हैं कि ये सभी वाक्य संयुक्त वाक्य ही हैं। इस प्रकार संयुक्त वाक्य की एक परिभाषा हम बना सकते हैं। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा या योजक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सामान्य रूप से योजक अव्यय के रूप में किंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा और आदि शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों में किया जाता है। तो स्पष्ट हो गया कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्यों को योजक अव्यय के द्वारा जोड़ दिया जाता है और ये संयुक्त वाक्य कहलाने लगते हैं। वाक्य का अगला भेद है मिश्र वाक्य। इसे समझने के पूर्व निम्न वाक्यों पर गौर करें। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। इन वाक्यों पर यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि इनमें भी दो वाक्य आपस में घुल मिल गए हैं, मतलब मिश्रित हो गए हैं, जिनमें एक मुख्य है और दूसरा आश्रित है। जैसे पहले उदाहरण में तो सफल हो जाता, यह मुख्य वाक्य है, जबकि यदि मैं परिश्रम करता, यह आश्रित वाक्य है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया, इसमें फल मिल गया यह मुख्य वाक्य है और तुमने जैसा किया था यह आश्रित वाक्य हो गया। फिर तीसरे उदाहरण पर गौर कीजिए। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब इसमें राम ने कहा यह मुख्य वाक्य है, हम लड़ाई नहीं चाहते यह आश्रित वाक्य है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर वाक्य के दो खंड बन गए हैं, एक वह जो मुख्य है और दूसरा वह जो आश्रित है। हाँ, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य वाक्य पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। उसी प्रकार आश्रित वाक्य भी पहले भी रह सकता है, वाक्य में बाद में भी रह सकता है। तो इस तरह से आश्रित और मुख्य। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आश्रित और मुख्य वाक्य की पहचान क्या है? हम भला कैसे जाने कि वाक्य का कौन सा खंड आश्रित है और कौन सा खंड मुख्य है? तो मैं यहां पर प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य की कुछ पहचान बता देता हूं। कहता है कि प्रधान वाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। सामान्यतया आश्रित उपवाक्यों का आरंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है, मतलब इसके आरंभ में ये सब शब्द लगे रहते हैं। तीसरी बात बताया कि मिश्र वाक्यों का सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्य के अंत में बनी रहेगी वही उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, यह मिश्र वाक्य है। और इसको जब हम सरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। अब यहां गौर कीजिए आप, सफल हो जाता ऊपर भी है, मिश्र में भी है, सरल में भी है। सफल हो जाता नीचे भी है। मतलब सफल हो जाता मुख्य क्रिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले का जो खंड था, यदि मैं परिश्रम करता, इसमें परिवर्तन हो गया। जब हमने इसको सरल बनाया तो वह क्या बदल गया? परिश्रम करने पर। यहां पर यदि मैं परिश्रम करता, जो मिश्र वाक्य में था, वह सरल वाक्य में आकर के बदल करके बन गया परिश्रम करने पर। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि आश्रित वाक्यों में परिवर्तन होता है, मुख्य वाक्य में परिवर्तन नहीं होता है। अब हम मिश्र वाक्य को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और दूसरा गौण हो, आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। नोट में लिखा है कि प्रायः मिश्र वाक्यों में कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा जो, वहीं, जिसे, यदि, तो आदि व्यधिकरण योजक का प्रयोग किया गया रहता है। अब आपको परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से यह भी जानना होगा कि मिश्र वाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको हम कैसे पहचानें, और फिर उसका भेद भी जानना हम सब के लिए अनिवार्य है। तो वीडियो के इस भाग में हम लोग आश्रित उपवाक्यों के भेद और उसकी पहचान को जानेंगे। आश्रित या गौण उपवाक्य के 3 भेद किए गए हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है संज्ञा उपवाक्य। हम लोग इन वाक्यों पर ध्यान दें। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अध्यापक बनूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज वह भी आएगा। इन सभी वाक्यों में की का प्रयोग किया गया है और इसके कारण वाक्य के 2 भाग बन गए हैं: की से पूर्व का उपवाक्य और की के बाद का उपवाक्य। इनमें की के बाद लिखे उपवाक्य किसी न किसी काम या नाम को इंगित कर रहे हैं। इसे हम संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि इन उदाहरणों में वाक्य के 2 खंड बन गए हैं। राम ने कहा, पहला खंड हुआ। हम लड़ाई नहीं चाहते, वाक्य का दूसरा खंड हुआ। और इसमें जो पहला खंड है, राम ने कहा, वह मुख्य वाक्य है और हम लड़ाई नहीं चाहते, ये आश्रित वाक्य है। और इस आश्रित वाक्य के पहले की लगा हुआ है। तो इस तरह से की से जो ये आरंभ हुआ कि हम लड़ाई नहीं चाहते, ये संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह उपवाक्य जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो, यानी किसी न किसी काम या नाम को इंगित करे,
संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। और सामान्य रूप से इसकी पहचान यह है कि संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं। इस प्रकार हम लोग संज्ञा उपवाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। जिस आश्रित उपवाक्य के पहले ये की लगा रहेगा, हम समझ जाएंगे कि वह संज्ञा उपवाक्य है। उपवाक्य का दूसरा प्रकार है विशेषण उपवाक्य। इसकी परिभाषा दिया है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। उपयुक्त वाक्यों में जिसने कल चोरी की थी और जो मेहनत करता है ऐसे आश्रित उपवाक्य हैं जो क्रमशः आदमी मतलब संज्ञा तथा उसे यानी सर्वनाम की विशेषताएं बता रहे हैं। इस तरह से ये विशेषण उपवाक्य हुए। विशेषण उपवाक्य की यह पहचान है कि इनका प्रारंभ सर्वनाम शब्द जो अथवा इस जो शब्द के अन्य रूप जैसे जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि के साथ होता है। विशेषण उपवाक्यों के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। वह पुस्तक जो आप चाहते हैं पुस्तकालय में है। जिसने परिश्रम किया वह सफलता पाया। जिसे धन कमाने की चिंता है वह परिश्रम करता है, इत्यादि। अब हम लोग उपवाक्य का तीसरा भेद जानेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी परिभाषा है कि जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, मतलब जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के बारे में कोई सूचना दे, यानी जिसके काल, स्थान, रीति, परिमाण या परिणाम बताए, उसे हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। जैसे जहाँ तुम पढ़ते हो वहीं मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। उपयुक्त वाक्यों में नीले रंग से लिखे उपवाक्य जहाँ तुम पढ़ते हो एवं जैसा आपने बताया था क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जहाँ तुम रहते हो स्थान को बता रहे हैं। उसी प्रकार जैसा आपने बताया था ये रीति या कार्य के ढंग को बता रहे हैं। इसकी पहचान यह है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरंभ जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यदि, यद्यपि, जैसा, जिस तरह, ताकि, जैसे जैसे आदि शब्दों से होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जब पूछोगे तब बता दूंगा। जहाँ कभी बंजर था वहाँ अब सुंदर वन है। ज्यों ही किसी ने घंटी बजाई चोर भाग गया। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। इन वाक्यों में जब पूछोगे, जहाँ कभी बंजर था, ज्यों ही किसी ने घंटी बजाई, यदि परिश्रम करोगे, ये सब क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।